आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल के जो 4th सेमेस्टर और सेकंड ईयर एनुअल मोड वाले बच्चों को जो असाइनमेंट मिलने वाले हैं, तो असाइनमेंट करने की क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, क्या क्या ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि असाइनमेंट करते टाइम आपको पता हो और आप उसको फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आप कर सको। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार असाइनमेंट क्या चीज़ होती है। देखो, असाइनमेंट कोई भी ऐसा काम जो कि आपको अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है और जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होता है, उसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी टास्क, कोई भी काम आपको दिया जाए, और यहाँ पर अथॉरिटी से ऑफ कोर्स आपका मतलब है आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल। तो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम में आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करने होंगे अपने पोर्टल पर। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। अब देखिए, बहुत से बच्चों की कंप्लेन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि एसओएल की तरफ से अभी भी स्टडी मटेरियल या कुछ भी मटेरियल नहीं दिया गया है, और ऑनलाइन भी अगर हम बात करें तो अब भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्टडी मटेरियल ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है, एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जिस भी दिन आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है। आप देखिए, ऑनर्स कोर्सेज वाले बच्चे हैं उनके 5 सब्जेक्ट होंगे, प्रोग्राम कोर्सेज के 4 सब्जेक्ट होंगे, और एनुअल मोड वाले बच्चे हैं तो किसी किसी कोर्स में 4 सब्जेक्ट हैं, किसी किसी कोर्स में 5 सब्जेक्ट हैं। एग्जैक्ट मुझे फिगर्स नहीं मालूम है, लेकिन इतने ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और असाइनमेंट की डेट शीट भी आपकी आएगी। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सेम डे में क्वेश्चन पेपर आया सेम डे में ही सबमिट करना है, ऐसा तो नहीं है। आपको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम दिया जाएगा, प्रॉपर 1 वीक का टाइम आपको हो सकता है दिया जाए, तो उस टाइम फ्रेम में आपको आपके असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। तो आपको पहला काम क्या करना है, देखो, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा असाइनमेंट का, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि आपको ये डिसाइड करना है कि सपोज करो पिछले साल असाइनमेंट में आपको 4 में से 2 क्वेश्चन या 5 में से 3 क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चन करने होंगे, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप ये देख लो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पहले ठीक से समझ लीजिए। अब आप कहाँ से समझोगे? आप, हो सकता है आप उन टॉपिक को यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करो, हो सकता है गूगल पर जाओ, अलग अलग ब्लॉग जो लिखे हुए हैं उस पर जाकर समझने की ये कोशिश करो कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो यार, अगेन ये आपके एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम नहीं है कि क्वेश्चन पेपर आया उसका आंसर लिखना शुरू कर दिया। ये असाइनमेंट है। ठीक है, आप, हो सकता है कि आप अलग अलग सोर्सेज की मदद से असाइनमेंट बनाने की कोशिश करो। बहुत से बच्चे गूगल की हेल्प लेंगे, बहुत से बच्चे यूट्यूब की हेल्प लेंगे समझने के लिए, और बहुत से बच्चे आंसर लिखने के लिए हो सकता है यूट्यूब की हेल्प भी लें और टेलीग्राम की हेल्प भी लें। भाई, आपका बिल्कुल अपनी राय है, किसी भी चीज़ की आप हेल्प लो, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो ये है कि असाइनमेंट बनाने से पहले जब आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो आप ये देखिए कि जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक असाइनमेंट में पूछे जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो, उसको समझ लो कि क्या टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो वो चीज़ आप कर लोगे ना, उसको करने के बाद फिर आप असाइनमेंट के आंसर कहीं से भी ढूंढने की कोशिश करो। फिर चाहे आप किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू असाइनमेंट के आंसर ढूंढने की कोशिश करो, किसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू असाइनमेंट के आंसर ढूंढने की कोशिश करो, गूगल के थ्रू ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन जब आपने उस चीज़ को पहले से समझ रखा होगा, तो आप जब आंसर लिखने बैठोगे, अपने असाइनमेंट लिखने बैठोगे, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये चीज़ होगी कि आपको लिखने में इंटरेस्ट आएगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप अच्छे से अच्छा आंसर उसमें लिख पाओगे। लेकिन वहीं अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे कि यार नहीं जी, मुझे बस कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाए, उसको टिप टाप के मैं लिख ही दूंगा, वो चीज़ अगर आप करोगे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यार मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब यार देखो, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि काफ़ी बच्चे अपनी मेहनत से आंसर लिखते हैं। पिछले साल भी काफ़ी बच्चों ने अपनी मेहनत से आंसर लिखे थे और उनको अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिले थे। तो यार अब हम दोबारा मेहनत क्यों करें, ये बात भी आपके दिमाग में होगी। लेकिन यार एक तरफ ये भी सोचो कि इस मेहनत का आपको फल मिलेगा,
ऐसा मत सोचना कि यार मार्क्स नहीं आए मेहनत करने के बाद भी, तो बिल्कुल गिल्ट फील मत करना। लेकिन बिना मेहनत करे आप ये गिल्ट फील करोगे यार मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, तो वो बात अलग गलत है। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको टॉपिक्स को ईजिली टॉपिक्स को समझना है कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। उसको समझने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो आपको करनी है कि आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। सपोज करिए आपको 8 दिन मिला असाइनमेंट करने के लिए और टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा मतलब ये है कि 2 दिन में आपको एक असाइनमेंट बनाना है, यानी कि 2 दिन में एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको बनाना है। अब 2 दिन में एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाने से सिंपल सा मतलब यह है कि यार एक दिन में उस टॉपिक्स को पढ़ो थॉरोली। वैसे एक दिन बहुत भारी हो गया, असाइनमेंट में उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको पूरा एक दिन लग जाएगा उस चीज़ को समझने के लिए, है ना। तो अगर आप कंटिन्यूसली, अगर आप हम नॉर्मल बात करें कि आप सपोज करो आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो आपने 3-4 घंटे भी अगर टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे ना तो आपके ईजिली समझ में आ जाएगा। बस ये मेरा मेन पॉइंट है कि आप टॉपिक को समझने के बाद ही आंसर लिखो। आप कहीं से भी आंसर लिख रहे हो यार, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं कि नहीं जी तू यहाँ से मत लिख आंसर। आप जहाँ से लिखना चाहोगे आप वहीं से लिखोगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जहाँ से लिखना है लिखिए। लेकिन जो मेन पर्पस मेरा है कि चीज़ों को पहले समझ लीजिएगा। और ये असाइनमेंट है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ओबीई होते तो उतना टाइम नहीं मिलता कि टॉपिक्स को समझने के लिए, हालांकि ओबीई के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखी जानी चाहिए, बट स्टिल ये आपके असाइनमेंट हैं तो आपको पहले से चीज़ों को समझना है। समझने के बाद आपको जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है कि अगर 8 दिन है मुझे चार असाइनमेंट करने, तो एक असाइनमेंट के लिए 2 दिन मुझे लगाने ही हैं। अगर मैं 2 दिन से ज़्यादा लगाऊंगा तो दूसरा वाला असाइनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, फिर वो ठीक से नहीं बन पाएगा। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। और यार अवेयर रहना है, अपने आप को अवेयर रखना है एसओएल की वेबसाइट से, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने पिछले साल लास्ट मोमेंट पर आगे बोला कि सर मैं तो भूल ही गया असाइनमेंट बनाने थे, अब तो डेट निकल गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप अवेयर नहीं हो। आप अवेयर रहो एसओएल की वेबसाइट से या फिर इस चैनल से, आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में फ्रेम कर लीजिए। और जो एक्चुअल चीज़ है कि असाइनमेंट लिखते कैसे हैं, देखो प्रॉपर आप पेज बनाओ अपना। पेज इन द सेंस कि पहली शीट पे क्या क्या लिखना है, वो सब चीज़ें डाउट में मत रखना, दिमाग में मत रखना, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप असाइनमेंट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। देखो नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं एक पर्टिकुलर आंसर के। एक होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, एक होता है उसका आर्ग्यूमेंट और फेवर पार्ट, और एक होता है उसका कंक्लूजन। जो भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है पहले उस चीज़ के बारे में बताओ कि हाँ जी इंट्रोडक्शन दो उस चीज़ का, फिर उस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, आर्ग्यूमेंट है, आपका क्या आर्ग्यूमेंट है, फेवर में अगेंस्ट में जो भी है दोनों लिखो। देन आप उसके कंक्लूजन पार्ट पर जाओ, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको असाइनमेंट लिखना है। कोई बिल्कुल भी ये चीज़ अपने दिमाग में मत रखना कि यार कोई नई चीज़ हो रही है। आप यार 12th बोर्ड में असाइनमेंट बनाकर आए हो, कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है ये। अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए नई चीज़ है तो फिर आप सोचते रहोगे तो फिर वो गलत बात होगी, ठीक है। तो यार असाइनमेंट है, ग्रेजुएशन में हो आप, असाइनमेंट खुद से बनाना सीखो। अगर अभी भी असाइनमेंट खुद से नहीं बनाओगे तो यार क्या करोगे मास्टर्स लेवल पर जाकर, फाइनल ईयर में एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन सेंटर में होगा तब क्या करोगे आप। अब असाइनमेंट बनाने के लिए भी अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट बनाने के लिए भी अगर आपको किसी और सामने वाले की मदद की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी फुल फ्लेज मदद, तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि असाइनमेंट में हम अपने बड़ों की मदद ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि एज इट इज़ सेम कॉपी करके असाइनमेंट देना, तब बिल्कुल गलत बात है। एक एग्जाम्पल मैंने पिछले साल भी आप लोगों को दिया था और इस साल भी आप लोगों को दूंगा मैं। सपोज करो आप एक टीचर हो, आपके सामने 5 नोटबुक रखी हुई हैं असाइनमेंट की। आपने देखा कि 2 नोटबुक में असाइनमेंट सेम है, एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ असाइनमेंट कॉपी किया हुआ है सेम। तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में ज़रा भी 1% भी ये ख्याल आएगा कि यार इसको मैं क्या मार्क्स दूँ, इसने तो, इन दोनों ने तो कॉपी किया हुआ है, किसको ज़्यादा मार्क्स दूँ और किसको कम मार्क्स दूँ। अगर मैं एक को ज़्यादा मार्क्स दे दूंगा और पता चले कि उस बंदे ने ही कॉपी किया है जिसको मैंने ज़्यादा मार्क्स दिए, तो ये बिल्कुल उसके लिए ना, क्या बोलते हैं ना, गलत बात हो जाएगी। और अगर मैं दूसरे वाले बंदे को कम मार्क्स दे दूं तो टीचर आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि भाई किसका असाइनमेंट किसने कॉपी किया है। तो वो या तो हो सकता है दोनों को कम मार्क्स दे दे,
ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोनों को कम मार्क्स दे दे या फिर एक को ज्यादा दे दे और एक को कम दे दे। क्योंकि पिछले साल बच्चों ने कहा था कि सर मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक जैसा असाइनमेंट बनाया था, लेकिन मेरे फ्रेंड के मार्क्स ज्यादा आए हैं, मेरे कम आए हैं। तो भाई टीचर की मेंटालिटी पर भी डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके एसओएल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक का असाइनमेंट नहीं चेक किया जाएगा, लेकिन यार एक बात ये भी सोचकर बैठो कि अगर वो लोग 50 में से एक असाइनमेंट भी चेक कर रहे हैं और उस एक असाइनमेंट में आपका नाम आ गया, तो फिर क्या गारंटी है कि आपकी। अब यही हर बच्चा सोचने लग जाएगा ना कि 50 में से अगर मेरा असाइनमेंट एक केवल चेक हो गया तो हर एक बच्चा अच्छे से अच्छा असाइनमेंट बनाने की कोशिश करेगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अपना टॉपिक जो भी आएगा उसको समझना थोरोली, ठीक है भाई, और अपना टाइम फ्रेम डिवाइड करना कि भाई इतने टाइम में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और सबमिट करना है पोर्टल पर। और असाइनमेंट का जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपना इंट्रोडक्शन पार्ट दीजिए उसमें, और जो है उसका जो भी पूछा गया है उस क्वेश्चन में वो लिखिए, आर्ग्यूमेंट लिखिए उसमें, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का कंक्लूजन भी उसमें ऐड करिए कि हाँ जी अब फाइनली हमारा जो उस क्वेश्चन का आंसर है इस कंक्लूजन पर पहुंचा है। ये चीज आप करिए। और देखो असाइनमेंट है, ठीक है, आप थोड़ी बहुत सजावट करो, थोड़ी बहुत करो, इतना नहीं कि सजावट के चक्कर में आप कंटेंट पर फोकस करना भूल गए, जो एक्चुअल मैटर आपको उसमें लिखना है। आप सजावट करो, लेकिन सजावट से ज्यादा कंटेंट पर ध्यान दो। हाँ, अगर टाइम बचता है तो आप जितना टाइम आपका बच रहा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप उसको सजा सकते हो, बिल्कुल आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि असाइनमेंट के टॉपिक्स को ठीक से समझना है। दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आंसर बिल्कुल क्वालिटी वाला होना चाहिए। और तीसरी प्रायोरिटी आपका जो लास्ट में जो मैं बोल रहा हूँ सजावट वगैरह, ये सब लास्ट की बात है। और इसके अलावा अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप चीज़ों को समझने के बाद अपना असाइनमेंट लिखना शुरू करोगे तो किसी भी जगह से आप असाइनमेंट टिप रहे हो, आपको ये चीज़ दिमाग में फौरन आ जाएगी कि हाँ जी मैं सही टिप रहा हूँ या गलत टिप रहा हूँ। और टीपते वक्त आपको इंटरेस्ट भी आएगा। हालांकि टीपने वाली बात बिल्कुल गलत है, बट स्टिल बहुत से बच्चे करेंगे ये काम, इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि सोच समझकर आप असाइनमेंट टीपना। असाइनमेंट टीपने से पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप थोरली रीड कर लेना। अब देखो काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर जी स्टडी मटेरियल मिला ही नहीं हमको, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से असाइनमेंट करें। बात ठीक है आपकी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए यार कि जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गूगल के ऊपर भरमार है, उसकी यूट्यूब के ऊपर भरमार है, उसकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है बहुत सारी यूट्यूब गूगल पर। आप कोशिश करोगे तो आपको मिलेगी, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है भाई, कोशिश करोगे तो मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको अपने असाइनमेंट बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं, सो दैट कम से कम आगे ये ना हो गिल्ट कि यार एक अच्छा सा असाइनमेंट बना लेता तो मेरी परसेंटेज बढ़ जाती। फाइनल ईयर में आने के बाद ये ना हो कि यार मेरी 49% है, अगर असाइनमेंट जब आए थे उस टाइम पर थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो भाई काम हो जाता, मेरा 50% से ज़्यादा हो जाते मेरे। लेकिन अगर आप अभी को ढील छोड़ दोगे यार, जो आपको मिल रहा है उसी में आप खुश नहीं रहोगे, तो फिर ये दिक्कत वाली बात आप लोगों के लिए हो जाएगी। फिर फाइनल ईयर में आप जाओगे एग्जाम सेंटर में पेपर देने की, आपके अभी हैबिट नहीं बनी है, और सोचकर ही काफ़ी डर लगता है कि जब बच्चे ये जो 2019 वाला बैच है जब ये फाइनल ईयर के लिए जाएगा पेपर देने तो कैस माइंडसेट से जाएगा। बिकॉज आप लोगों को अभी असाइनमेंट के लिए भी बहुत ऐसा आप अपने ऊपर सर के ऊपर बोझ ले लोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल लाइटली लेना है असाइनमेंट को, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात आप लोगों के लिए नहीं होगी। बस यही कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, काफ़ी अच्छे से असाइनमेंट बनाइए, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। टेक्निकल ग्लिचेस वेबसाइट पर आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और प्लीज़ एक और बात है कि भाई पोर्टल का जो इस्तेमाल है असाइनमेंट अपलोड करने के लिए वो बहुत ही केयरफुली करना। बहुत से बच्चों ने पिछले साल गलत आंसर पे कुछ और आंसर अपलोड कर दिया था, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है, उस चीज़ का भी ध्यान में रखना। और पूरी गाइडलाइंस के ऊपर आपको वीडियोस बनाई जाएंगी। थैंक यू।